हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 पर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अब तक हमने जान लिया है अच्छे से, तो इसका एक ओवरव्यू अब हम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जब भी बात होती है तो उसमें हमें कॉलोनियलिज्म को भी ज़रूर देखना है, यानी कि हमारा जो देश है वो गुलामी की चपेट में था बहुत सालों तक। ठीक है, ब्रिटिश राज था हमारे देश में। जैसे ही ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश का सिर्फ एक ही गोल था कि अब हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, अब हम नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएंगे और अपना डेवलपमेंट करेंगे इंडिपेंडेंट होके। ठीक है, तो मेन यहाँ पे यही था। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका भी मेन मिशन यही था हमेशा से। देखिए जब कोल्ड वॉर थे दो सुपर पावर्स के बीच में, यूएस के बीच में, और पहले जो रशिया है, जो पहले यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, उन दोनों के बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर था, अभी भी है अगर देखा जाए तो। हमेशा जब भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी विनिंग चांसेस इन्हीं के रहते थे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस डिलेमा में थे, राइट, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे उस वक्त। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो उनका क्या ही एक मकसद रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट ही रहे। इसके अलावा हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत से मुद्दों पर डिपेंड करती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। कश्मीर मुद्दा जो है हमेशा उठाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन में, और बड़े बड़े मंचों में हमेशा ये मुद्दा उठता है, और इसमें हार जो है पाकिस्तान की ही होती है। जब भी कोई मुद्दा रखा जाता है पाकिस्तान को हमेशा एक लताड़ ही पड़ती है, क्योंकि उनके जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस होते हैं, राइट। तो फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये सब चीज़ें लेकर चलनी होती है कि कौन से मुद्दे जो है वो कहाँ तक जाएंगे, कौन सही है कौन गलत है, और किस तरीके से पॉलिसीज़ जो है एक दूसरे पर इम्पैक्ट पहुंचाएगी, कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट करेगी, किस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाएगी। नाउ टिल्ट इन नॉन अलाइनमेंट, अगर मैं बात करूँ नॉन अलाइनमेंट की, इंडिया ने हमेशा यही कोशिश की है कि नॉन अलाइनमेंट रहे, किसी से अलाइनमेंट ना रहे, किसी से ऐसा ना रहे कि अगर हम रशिया से सपोर्ट ले रहे हैं तो यूएस से सपोर्ट ही ना ले, यूएस से बात ही ना करे, या यूएस से कुछ चाहे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोवियत यूनियन ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है, डे वन से आप देखेंगे ना, स्टार्टिंग से ही सोवियत यूनियन ने इंडिया की हेल्प की है हर चीज़ में। नाउ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है तो इंडिया चाइना बॉर्डर व्यू तो यहाँ पे ज़रूर देखना होगा। देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहे हैं, स्पेशली 1962 से, क्योंकि जब भी इंडिया ने पहल की है दोस्ती की, चाइना हमेशा धोखा ही देता है और धोखे से वार करता है, जो कि हमेशा से चाइना की आदत रही है। इस चीज़ को सब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नेहरू ने कोशिश की, बट ये सिर्फ एक ऐसी कोशिश थी जो कि सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स आप कह सकते हैं। नाउ इस चीज़ को सही करने के लिए नेहरू ने प्रिंसिपल्स दिए थे, 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है, पंचशील अग्रीमेंट, राइट। इसे आपको याद रखना है, पंचशील अग्रीमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये 5 प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं। 1954 में हुए थे, किस चीज़ पर बेस्ड थे, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इसी के साथ साथ नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, आपके अंदर के जो भी मामले हैं, आपके देश के जो भी मामले हैं, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वालिटी रहेगी और पीसफुल को एक्सिस्टेंस रहेगा। ये सिर्फ इंडिया की तरफ से था, लेकिन ये सिर्फ इसे आप किताबी बातें ही समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना ने कभी इन्हें फॉलो नहीं किया है। ये सिर्फ एक आप ये सोच सकते हैं कि किताबी बातें हैं, ये किताबों में लिखी ही अच्छी लगती हैं। And the Chinese maps were already showing the entire northeast frontier agency, a part of India, as Chinese territory. 3 साल बाद ही 1962 में चाइना ने ये जितने भी प्रिंसिपल थे ये सब तोड़ के और इंडिया की जो बॉर्डर को बर्बाद करने की कोशिश की, वहाँ पे वॉर छेड़ दी। नेहरू के बाद क्या रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। नाउ इन द 1960s वन मेजर क्वेश्चन दैट वाज वाइडली डिस्कस्ड, व्हाट्स आफ्टर नेहरू हु, यानी कि कौन। 1964 में नेहरू की डेथ हो गई थी।
नाउ लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने शास्त्री ने काफ़ी मेजर चेंज करने की कोशिश की। खैर इनका जो टेन्योर था ये काफ़ी सही माना जाता था, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे, रिलेशंस सुधारने में ज़्यादा ध्यान देते थे। इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर मैं बात करूँ, नेहरू ने काफ़ी लार्ज रोल प्ले किया है, रैदर मच बिगर देन सोर्सेज परमिटेड। बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। इन इंडोनेशिया अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में जिस पे काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। चलिए नाउ शास्त्री जी की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक वॉर फेस की है। नाउ इनके टेन्योर में, इनके शासनकाल में इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1965 में, जो कि एक बहुत ही घातक वॉर था। ओके, इंदिरा गांधी का टेन्योर देख लेते हैं। देखिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू थे, देन लाल बहादुर शास्त्री जी, देन सबसे लंबा जो टेन्योर आया है वो इंदिरा गांधी का ही रहा है, ठीक है। तो चलिए इनका देख लेते हैं, इनके बाद फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए। नाउ अब जो था बांग्लादेश वॉर की थी, यू नो द मेजर फॉरेन पॉलिसी इवेंट की अगर मैं बात करूँ इन हर टर्म, ये कौन सा था, बांग्लादेश वॉर फाउट विद पाकिस्तान इन 1971। ओके, ये एक मेजर केस था। नाउ ये तो सबने को पता ही होगा। इस वॉर के अगर रिजल्ट की हम बात करें तो लिबरेशन का एंड हो गया था, लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द बर्थ, ईस्ट पाकिस्तान जो है अब एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, एंड द बर्थ अब बांग्लादेश का जन्म हो चुका था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आई, ठीक है। The Indian forces were at their best when they accepted the surrender of over 90,000 Pakistani troops in the war. Now, the friends of Pakistan, especially the US, were upset over the Indian victory in the war as it considered the Indian victory as that of Soviet Union. Now, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमेशा से ये रहा है ना कि US को क्या लगता है कि इंडिया की जो दोस्ती है वो रशिया से है, यानी कि पहले जैसे USSR कहा जाता था, सोवियत यूनियन, उनसे दोस्ती है। लेकिन इंडिया जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि हमारी सिर्फ एक देश से दोस्ती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया सबसे बना के रखना चाहता है, राइट। तो अब यहाँ पे जो इंडिया की वॉर हुई है इस चीज़ से अपसेट हो गया था US, क्योंकि उसे क्या लगा कि इंडिया की जो विक्ट्री है ये एक सोवियत यूनियन की विक्ट्री यहाँ पे वो कंसिडर कर रहा था। ओके, इसके बाद इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971. So the 1970s were such that globally non-alignment movement had become a force sympathetic to the Soviet Union. ये हमने अभी पढ़ा था। शिमला एग्रीमेंट को देख लेते हैं 1972 में जो हुआ था। नाउ इंडो पाकिस्तान वॉर की अगर मैं बात करूँ 1971 में वॉज ब्राउट टू एन एंड बाय साइन शिमला एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड भुट्टो। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ, ये था शिमला एग्रीमेंट। ये किसके बीच में था, गांधी और भुट्टो के बीच में। बैनर्जी भुट्टो जिनका नाम है, दे ऑल्सो अग्री टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी। उन्होंने अग्री कर लिया था एक दूसरे की, हम एक दूसरे की नेशनल यूनिटी पे रिस्पेक्ट करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, टेरिटरी इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे और इस तरीके के एक्ट्स को एनकरेज नहीं करेंगे, पीस बना कर रखेंगे, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। ये सभी कुछ चीज़ें हुई, तब जाके वो वॉर रुका। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं राजीव गांधी एंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ, एथनिक क्राइसिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और ये शुरुआत कब हुई थी, 1983 में। इंदिरा गांधी ने इसे भी हैंडल करने की कोशिश करी श्रीलंका, और बेसिकली यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो या एक गुट समझ लो, लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स और तमिल इलम, जो कि क्या डिमांड करते हैं, एक सेपरेट तमिल स्टेट की डिमांड करे थे। कहाँ पर, इन द नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। लेकिन इस सिचुएशन को राजीव गांधी ने अपने तरीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे वर्स कब हो गई, जब राजीव गांधी को लिट्टे ने ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू धोखे से मार दिया, ठीक है। एक साजिश रची, एक प्लानिंग हुई और राजीव गांधी को मार दिया। कब, 21 मई 1991 को, जिसके बाद सिचुएशन यहाँ पे और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। ओके, नाउ
नरसिम्हा राव का फिर आया 1991 से 1996 तक फर्स्ट कांग्रेस पार्टी पीएम आउटसाइड द नेहरू गांधी डायनेस्टी टू डू सो। नाउ एक नेहरू गांधी इन्हीं सब का चल रहा था कल्चर, इन्हीं सब के ऐसे परिवारवाद जो है चलते ही जा रहा था, लेकिन ये कुछ अलग थे ना। अब आउटसाइडर भी आए जो कि सत्ता में आए। सो देयर वर मेजर फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय राव गवर्नमेंट बाय एनी अकाउंट। वन मेजर प्रॉब्लम वाज, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक रीएडजस्टमेंट फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अ ग्लोबल वन। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था नरसिम्हा राव के लिए। ओके, इंडिया और यूएस के रिलेशंस को देख लेते हैं। इंडिया और यूएस के रिलेशंस की मैं बात करूँ तो इतने कभी भी खास रहे ही नहीं हैं। इंडिया और यूएस के रिलेशंस हमेशा से डगमगाते हुए रहे हैं, क्योंकि यूएस को हमेशा से यही लगता है कि इंडिया रशिया का दोस्त है। इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी है पहले से ही। अभी भी आप देखेंगे ना, मोदी जी और पुतिन के बीच में काफ़ी अच्छी खासी गहरी दोस्ती है, वो कभी भी बिगाड़ते नहीं हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ें फॉरेन पॉलिसी से बहुत इम्पैक्ट पहुँचाती है, क्योंकि यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे होने भी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, इसे हम स्किप करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे अभी हम। ओके, सो फ्रेंड्स, ख़त्म है आज की यूनिट, इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये यूनिट आपको क्लियर हो गया। मैंने बहुत ही ब्रीफ में चीज़ों को समझाया, क्योंकि आपको पता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको सारी चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। सो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।